सभी को सादर नमस्कार। हिंदी साहित्य संस्थान के समृद्ध पटल पर आप सभी का स्वागत है। पटल के सामने, पटल के उस पार जो भी हमारे दर्शक, हमारे श्रोता, हमसे प्यार करने वाले, हमें चाहने वाले, हमारे कार्यक्रम को प्रोत्साहित करने वाले लोग हमसे जुड़े हैं, उन सबका आभार, उन सबका अभिनंदन, नमन, उन सभी का वंदन। आज हम अपने 113वें एपिसोड के साथ आपके सामने प्रस्तुत हैं। वास्तव में मैं हर बार यही कहती हूँ जब जब 100 एपिसोड के बाद हमने कार्यक्रम किए हैं, ये बात बिल्कुल सच है कि 113वां एपिसोड यूं ही नहीं आ जाता है। उसके पीछे गहन तपस्या होती है, कर्मठता होती है, लगन होती है और एक निरंतरता को बनाए रखने की चाह होती है। हिंदी साहित्य संस्थान ने सदैव ये प्रयास किया है कि सभी उन सामाजिक मुद्दों को दुनिया के सामने लाया जाए जिन पर या तो लोग बात नहीं करते हैं, या फिर बात करने से बचते हैं, या फिर सुनकर सोचकर अनसुना या बिना सोचा कर देते हैं। इससे पहले कि मैं अपने वक्ताओं का स्वागत करूं और विषय के बारे में बात करूं, सबसे पहले हमारी हमेशा की अतिथि, जो हमारे इस पटल की संयोजक भी हैं, पुष्पलता तनेजा जी जय हिंद कह रही हैं। और ये बड़े सौभाग्य की बात है कि कल ही पहली बार उनसे मेरी भेंट हुई और मैं उनसे बहुत ही प्रभावित हूं और हमेशा रहूंगी, और उनका आशीर्वाद हम सब पर बना रहे, ये मैं उनसे अपेक्षा करती हूँ। आइए पटल के इस तरफ चलते हैं और देखते हैं कि हमारे बहुत सारे मेहमान, अतिथि वक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं नदियों के बारे में। वो एक नदी थी, और इस विषय पर, क्योंकि ये एक गंभीर मुद्दा है, ऐसा मुद्दा है जो जिसके प्रति आज सभी को सचेत होना जरूरी है। मैं ऐसा मानती हूं कि नदियों की समृद्धि किसी भी संस्कृति की, सभ्यता की समृद्धि का परिचायक है। और अगर हम इतिहास के पृष्ठों को खंगाल कर देखते हैं, तो मैं विस्तार में नहीं जाऊंगी क्योंकि वसीम साहब हमारे साथ हैं, वे इस बारे में चर्चा करेंगे कि सभी पुरानी सभ्यताएं नदी के किनारे और पनपी हैं, और तभी वे नदी घाटी सभ्यताएं कहलाई हैं। न केवल नदियों के सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व की बात है, नदियां आर्थिक रूप से भी किसी देश को और समाज को समृद्ध करती हैं। इसके साथ साथ नदियों के किनारे नौका विहार करके और नदियों में जाकर हम देशाटन भी करते हैं, तीर्थाटन भी करते हैं, और पर्यटन का भी ये एक बहुत ही आकर्षक साधन है। जैसे अभी आजकल मेरे बच्चे गए हुए हैं ऋषिकेश, तो ऋषिकेश में वे वहां वाटर स्पोर्ट और ये सारी चीजें नदियों के साथ जुड़ी हुई हैं। तो आज के हमारे जो वक्ता हैं, वे तीनों ही ऐसे वक्ता हैं जिनको हमने चुन चुन कर यहाँ आमंत्रित किया है। एक से बढ़कर एक हैं, अपने अपने क्षेत्र में ने महारत हासिल की है, और आज दर्शकों को बहुत सारी ऐसी बातें, नदियों को हम सब जानते हैं, नदियों में अर्घ देना या सभी धर्मों में नदियों का एक विशेष महत्व है, पर हमारे सामने आज जो वक्ता हैं वे हमें बहुत सी ऐसी बातें बताएंगे जिनसे हम नदियों के प्रति और भी ज्यादा संवेदनशील हो सकेंगे। सबसे पहले मैं परिचय करवाना चाहूंगी वसीम अनवर सर का। वसीम अनवर जी बहुत ही एक युवा शिक्षक हैं और बहुत ऊर्जा से भरपूर हैं, विद्यार्थियों के बीच बड़े ही लोकप्रिय हैं, और सामाजिक विज्ञान जैसे विषय में आप महारत हासिल रखते हैं, और कहना चाहिए कि विद्यार्थियों के मध्य उस विषय के प्रति रुचि जगाने का एक अद्भुत सा कार्य करते हैं। और वे हमें नदियों के विषय में सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और विभिन्न महत्व के बारे में आज हमारे सामने चर्चा करेंगे। वसीम अनवर जी, आपका इस मंच पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। इसके धन्यवाद बाद में मैम। जी, इसके बाद में परिचय करवाना चाहूंगी डॉक्टर कुशाग्र जी का। इनका पूरा नाम डॉक्टर राजेंद्र कुशाग्र है। आप एमिटी यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं और आप एक पर्यावरणविद हैं। वास्तव में पर्यावरण के बारे में, चाहे आज तो हम केवल नदियों के बारे में बात करेंगे,
पर्यावरण एक ऐसा विषय है जिसके प्रति सभी को सचेत होना है। मैं ऐसा मानती हूँ कि हमारी पीढ़ी ने, जो इस समय वर्तमान में है, इन्होंने पर्यावरण का सबसे अधिक नाश किया है, नदियों का सबसे अधिक दोहन किया है। तो ये बात जाननी बेहद जरूरी है कि पर्यावरण पर नदियों के प्रदूषित होने के कारण किस प्रकार से प्रभाव पड़ रहा है, बल्कि मैं यूं कहूं कि दुष्प्रभाव पड़ रहा है, इस बारे में जानना बेहद जरूरी है। क्योंकि जब तक हम समझेंगे नहीं, तब तक हम उस कार्य को करेंगे नहीं। हमें अपनी गलतियां मालूम होनी चाहिए, वो जो हम कर रहे हैं उसमें कौन सी ऐसी बातें हैं जिनमें हम सुधार कर सकते हैं। इसके बारे में डॉक्टर राजेंद्र कुशाग्र जी हमारे सामने अपनी बात रखेंगे। कुशाग्र जी, आपका हार्दिक अभिनंदन है, आपका स्वागत है इस मंच पर। धन्यवाद। और जी शुक्रिया। अब मैं आपका परिचय करवाना चाहूंगी रमनकांत जी से। रमनकांत जी भारत के नदी पुत्र कहलाते हैं। आप भारतीय नदी परिषद के सदस्य हैं और मैं समझती हूं कि नदियों के प्रति सरकार यानी भारत सरकार की संवेदनशीलता को आप अच्छी तरह समझते हैं। विभिन्न प्रकार की परियोजनाएं, विभिन्न प्रकार की योजनाएं भारत सरकार लाती रहती है और निश्चित तौर पर हर सरकार का ये प्रयत्न होता ही है कि देश की हर प्रकार की संपदा को बचा करके रखा जाए, विशेष तौर पर उस संपदा को जो प्रकृति ने हमें उपहार के रूप में दी है। तो रमनकांत जी हमारे सामने वे सारी बातें रखेंगे जो भारत सरकार से जुड़ी हैं, योजनाओं से जुड़ी हैं। और निश्चित तौर पर आपके आगमन से, मैंने तो जब पहली बार आपका परिचय पढ़ा तभी से मैं प्रफुल्लित हूँ, और आपके लेख मुझे राजीव जी ने भेजे तो उससे मुझे लगा कि वास्तव में आपका इस पटल पर आगमन न केवल दर्शकों के लिए बल्कि व्यक्तिगत तौर पर मेरे लिए भी बहुत ही अधिक लाभदायक होगा। आपका हार्दिक अभिनंदन है रमनकांत जी। नदी पुत्र कहलाते हैं आप, जैसा कि मैं पहले ही कह चुकी हूँ। एक छोटी सी कविता से अपनी बात को आरंभ करूंगी। वो एक नदी है, इसमें मैंने इस कविता में है और थी दोनों का विवरण यहाँ किया है। वो एक नदी है, हिमखंडों से पिघलकर, पर्वतों से निकलकर, खेत खलिहानों को सींचती, कई शहरों से गुजरकर, अविरल बहती, आगे बढ़ती, बस अपना गंतव्य तलाशती, मिल जाने, मिट जाने, खो जाने को आतुर, वो एक नदी है। अब उसका आगे का परिदृश्य है। बढ़ रही आबादी, विकसित होती विकास की आंधी, तोड़ पहाड़, पर्वतों को ढूंढ रहे नई वादी, गर्म होती निरंतर धरा, पिघलते सिकुड़ते हिमखंड, ग्लेशियर्स की बात है, पिघलते सिकुड़ते हिमखंड, कह रहे हो मायूस हो, शायद वो एक नदी है। लुप्त होते पेड़ पौधे, विलुप्त होती प्रजातियां, खत्म होते संसाधन, सूख रही वाटिकाएं, छोटे करते अपने आंगन, गौरैया पंछी न जाने कहां गुम हो गए, पेड़ के पत्ते भी सूख गए, सूखी नदी का किनारा देख, सूखी नदी का किनारा देख, बच्चे पूछते नानी से, क्या वो नदी थी? सूखी नदी का किनारा देख, बच्चे पूछते नानी से, क्या वो नदी थी? इसी पर हम आज चर्चा करने वाले हैं कि क्या वो नदी थी, क्या थी और क्या हो गई, और हमने उसे क्या बना डाला। तो आइए परिचर्चा को आरंभ करते हैं। और परिचर्चा को आरंभ करते हुए अपार प्रसन्नता के साथ मैं राजेश्वरी देवी पवार जी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। पुष्पलता तनेजा जी ने कई मैसेजेस भेजे हैं, कई संदेश हैं। आपके संदेश बहुत ही उत्साहवर्धक हैं, आप ऐसे ही बने रहिए। और राजेश्वरी देवी जी, आपका नमस्कार हम सब स्वीकार करते हैं, आप भी बने रहिए, क्योंकि परिचर्चा तो अभी आरंभ ही हुई है। और आरंभ करती हूँ बहुत ही सम्मान के साथ। वसीम जी, आपको मंच पर आमंत्रित करती हूँ। आप हमें बताएं कि न केवल भारत में बल्कि विश्व में नदियों का बड़ा महत्व रहा है।
तो नदियों के महत्व किस किस क्षेत्र में रहा, कैसे कैसे रहा, और आप इस बारे में हमारे सामने अपने विचार रखें। आपका स्वागत है, वसीम अनवर जी। धन्यवाद मैम। अपनी बात शुरू करने से पहले सभी मैं जितने भी पैनलिस्ट हैं उन सभी का स्वागत करता हूं और धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने अपने बहुमूल्य समय से हमारे लिए समय निकाला। तो बात शुरू करने से पहले मैं 2 लाइन सबके सामने रखूँगा, और वो ये कि नदियाँ इंसान नहीं हैं जो कहीं भाग सकें। नदियाँ इंसान नहीं हैं जो कहीं भाग सकें, रोज़ इंसानों का सैलाब बढ़ा जाता है। तो हम पुराने समय से भी देखेंगे तो ये एक समझ में आता है कि नदियों ने हमारी सभ्यताओं को एक तरह से पाला-पोसा है। बट कहीं न कहीं हम ये देखते हैं कि जैसे-जैसे समय आगे बढ़ा और मानव सभ्यताओं ने विज्ञान के रास्ते पे जितनी प्रगति हासिल की, उससे कहीं न कहीं एक असर नदियों पर सबसे ज़्यादा पड़ा, और वो नकारात्मक रहा। दुःख इस बात का है कि इतना हमने विज्ञान में अर्जित किया है, लेकिन नदियों के बारे में हमारी सोच या हमारी जो समझ है, वो अभी भी उतनी विकसित नहीं है। तो जैसे आप पहले समय से देखेंगे, सामाजिक प्रभावों की बात करें, चाहे वो नाइल रिवर की बात हो या हम अमेज़न नदी की बात कर लें, या इंडिया में अगर हिंदुस्तान में हम देखेंगे तो जो इंडस रिवर रही है, इन सभी के किनारे विश्व में अपने आप में एक अलग स्थान रखने वाली सभ्यताएँ पनपी हैं। और उनके सामाजिक प्रभावों में देखें तो वो एक जीवन रेखा को आकार देने वाली एक जीवनदायिनी होती है। पीने का पानी, खेती और रोज़मर्रा के काम, हर काम नदियों के किनारे बसे होने की वजह से बहुत आसानी से हो सकते थे। और जो यातायात है, यातायात के लिए भी एक एक प्राकृतिक माध्यम है, उसमें कुछ भी मानव सभ्यताओं को करने की आवश्यकता नहीं पड़ी है। तो उस तरह से देखेंगे तो धार्मिक स्थल हैं, जब शहर पनपे, उसके आस-पास इर्द-गिर्द धार्मिक स्थल पनपे, तो टूरिज़्म का बढ़ावा मिला। तो उन्होंने हमें हर तरह से दिया है। लेकिन सोचने की बात ये है कि जितनी सभ्यताएँ आगे बढ़ीं, तो हमने बदले में नदियों को क्या दिया? हमने उनके किनारों को कब्ज़े में ले लिया। रिवर बेड्स जो होते थे, रिवर फ्रंट्स जो होते थे, उन पर हमने कंस्ट्रक्शंस कर दी। तो ये अभी की दिक्कत नहीं है। ये चाहे आप अमेज़न में चले जाएँ या या आप नाइल रिवर के किनारे देख लें। नदी तो इसलिए भी थोड़ी ज़्यादा सोचने की बात है कि पूरे अफ्रीकन जो कॉन्टिनेंट है, उसके अंदर अकेली वो बड़ी रिवर है, और उसकी वजह से 6-7 देश उनकी आर्थिक स्थिति संभलती है। उसके बाद भी उस पर इतना ध्यान नहीं दिया गया। हमने सिर्फ़ दोहन किया उसका, कभी उसको बदले में नहीं दिया। अब बात करें आर्थिक प्रभावों की, हमारे जीवन पे क्या आर्थिक प्रभाव रहे हैं या सभ्यताओं पर, तो जल संसाधन की बात हम पहले ही कर चुके हैं। उसके अलावा आप जल आपूर्ति है, सिंचाई है या बिजली उत्पादन है, सभी तरह से हमें सहायता मिलती है। या औद्योगिक क्षेत्रों की बात करें, औद्योगिक क्षेत्र बनते हैं, उनसे निकलने वाली नौकरियाँ होती हैं, वहाँ पर बनने वाले रिहायशी इलाके, उससे पनपी हुई मेडिकल की सुविधाएँ, शिक्षण की सुविधाएँ, सभी आस-पास बनी हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो रिवर या नदी ने हमें कुछ देने में कोताही की है। हमने जब-जब चाहा है, हमने वो पाया है नदियों से। लेकिन सवाल वहीं आके खड़ा हो जाता है कि एक मानव सभ्यता के रूप में हमने बदले में क्या दिया? हमने क्या उनका संरक्षण किया? या उनकी एक हद को समझा कि उनकी एक सीमा है, उसके बाद अगर हम उनका दोहन करेंगे, उनका ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, तो उन पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। जैसे इंडस और नील नदी में अगर आप एक बार और देखें तो मिस्र में खेती के लिए सबसे बड़ी जो कारक है वो नील नदी है। लेकिन आज की नील नदी को अगर आप देखेंगे तो उसका लगभग 40% हिस्सा पॉल्यूटेड है, यानी प्रदूषित हो चुका है, जो पीने योग्य पानी नहीं है, पोर्टेबल वाटर नहीं रहा। और इंडिया में तो हम बात देख ही सकते हैं हमारी नदियों की क्या स्थिति है। इसके बावजूद कि सरकार और स्वतंत्र संस्थाएँ बहुत मेहनत कर रही हैं, बहुत प्रयास कर रही हैं,
अभी भी हमारा जो सपना है कि साफ-सुथरा पानी नदी का बहता हुआ जिसमें तलहटी तक दिखती हो, वो भी एक सपना ही है अभी। तो सभ्यताओं से हमें सिर्फ़ ये सीखना है कि जब इंडस वैली सिविलाइज़ेशन को हम देखते हैं या नाइल रिवर को देखते हैं या अमेज़न में जाते हैं, वो तब तक सस्टेनेबल है, तब तक वो सतत विकास को मदद कर सकते हैं जब तक हम उनका संरक्षण करते हैं। वरना हमने देखा भी है कि जब हमने बहुत ज़्यादा उनका दोहन किया है तो बदले में नदी ने भी हमसे कुछ माँगा है। और उसको मैं 2 लाइन में ऐसे कह सकता हूँ कि इसीलिए हमारे गाँव में सैलाब आया, इसीलिए हमारे गाँव में सैलाब आया कि हमने दरियाओं की इज़्ज़त नहीं की। तो हमें उनको सम्मान बहुत देना सुंदर, पड़ेगा। बिल्कुल बहुत सुंदर, क्योंकि प्रकृति उपहार के रूप में हमें नदी देती है और हम उस उपहार को, जैसे अब कोई बर्थडे है, कोई प्रोग्राम है, वही उपहार आप लाए किसी के लिए या ले गए किसी के लिए, वहीं पर उसने उसका रैपर निकाला और उसको मतलब व्यवस्थित नहीं किया और अच्छे से नहीं रखा, तो वो उपहार जो है जिस देने वाले के लिए बहुत दुख का कारण बनता है कि लीजिए। तो प्रकृति भी माँ है और माँ ने हमें नदी दी है। नदी जैसे अनेक ऐसे अपने अंग हमें दिए हैं जो जिनका संरक्षण करना हमारे लिए परम आवश्यक है। बिल्कुल सही। हम अपने आप को धरती पुत्र तो कहते हैं, पर रमनकांत जी की तरह हम नदी पुत्र नहीं बन पाते। पुत्र या पुत्री, संतान से मतलब है, तो नहीं बन पाते हैं। बहुत अच्छी बात आप कह रहे हैं। हाँ जी, आप आगे कहें। इसके साथ मैं कुछ लोगों का और अभिनंदन यहाँ करना चाहूंगी। गुलशन ग्रोवर जी सबका हार्दिक अभिनंदन कर रहे हैं, तो मैं भी उनका इस पटल से स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। पुष्पलता तनेजा जी हमारे साथ लगातार बनी हुई हैं और मेरे संचालन की तारीफ कर रही हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ में हमारे शालिनी गोयल जी बनी हुई हैं। शालिनी गोयल जी बड़ी कमाल की खिलाड़ी हैं और उनका ये खिलाड़ीपन या खेल हमने देखा उनके रिटायरमेंट के बाद। ये बड़ी अद्भुत बात थी। वे केंद्रीय विद्यालय से हेडमिस्ट्रेस के पद से रिटायर हुई और उसके बाद आज वो देश और विदेश में ट्रॉफीज जीतती हैं, गोल्ड मेडल जीतती हैं। तो उनका यहाँ इस पटल पर आना, हमारे साथ जुड़ना हमारे लिए बहुत ही प्रेरणादायक है। तनीजा जी एक बात और कह रही हैं कि नदियों के पानी को गंदा होने से रोका जाना चाहिए निश्चित तौर पर, और हम इसी बारे में चर्चा करेंगे। वसीम जी आप अपनी बात को रखें, बीच में व्यवधान हुआ क्योंकि कई लोग जुड़ रहे हैं, तो उनका भी स्वागत आवश्यक है। जी। तो मैं अपनी बात को थोड़ा समेटते हुए आगे ये बताना चाहता हूँ कि जैसे बात होती है सबक लेने की, कि ठीक है, जो जैसी स्थिति हमारे सामने मिली है, हमारे हाथों में जो भी आया है, अब हम उसके साथ क्या करना है हमें। तो जैसे हमारे देश में छोटी-बड़ी नदियाँ मिला के लगभग 1000 से ज़्यादा नदियाँ हैं और एक देश ऐसा है मिडल ईस्ट, सऊदी अरब, जहाँ पर एक भी नदी नहीं है। उसके बावजूद हमारे देश में हर साल कहीं न कहीं एक जगह सूखा पड़ जाता है। तो इसका कारण है सिर्फ़ और सिर्फ़ हमारा एक तो नदियों को संरक्षित ना करना और दूसरा नदियों का जो पानी हमें मिल रहा है उसका सही इस्तेमाल ना करना। क्योंकि अगर ऐसा होता तो फिर इस हिसाब से सऊदी अरब में तो पानी ही नहीं मिलता किसी को। वो यही बात है कि जो भी आपके हाथ में है, जो भी आपको मिला है, उसका आप सही और न्यायिक इस्तेमाल करिए। वो हमें सीखना पड़ेगा और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि जब सर बोलना शुरू करेंगे तो कुछ ऐसी ही जानकारी हमें मिलेगी। मेरी जितनी जानकारी थी मैंने साझा करने की कोशिश की है। बाकी सर से एक उम्मीद है। आगे देखते हैं बिल्कुल, चर्चा में। बिल्कुल। नहीं, आपने इस परिचर्चा की पृष्ठभूमि तैयार कर दी है और अब हमारे पास और हमारे 2 महत्वपूर्ण वक्ता और हैं जो कि इस बात को आगे बढ़ाएँगे और निश्चित तौर पर जैसा मैंने आरंभ में कहा कि हम सबको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ऐसी परिचर्चाओं का लाभ यही होता है कि सबका ज्ञान सबके पास जाता है। मेरे पास अगर कुछ है देने के लिए समाज को, तो मैं अपनी मुट्ठी में बंद करके उसे क्यों रखूँ? वो फूल जैसा भी हो तो मुट्ठी में बंद करके उसमें दुर्गंध आ जाएगी। तो ज्ञान हमेशा फूल की तरह होता है, मुट्ठी खोलकर हमें उसे दूसरों के साथ साझा करना चाहिए। इसी उद्देश्य से हम परिचर्चाएं करते हैं और सभी वक्ताओं को हम
पूरा ये अवसर देते हैं कि वे अपनी बात को रखें, जिससे कि हमारे दर्शक और हमारे श्रोता हमारे साथ जुड़े रहें और कुछ न कुछ सीख सकें। अभी ये कार्यक्रम फेसबुक पर लाइव आ रहा है, लेकिन कुछ समय के बाद ये यूट्यूब पर भी आएगा। तो दर्शक जो अभी हैं वे बाद में भी बढ़ते जाते हैं। इसी बात से मैं फिर वापस आती हूँ विषय पर। आपने वसीम जी बड़ी अच्छी बात कही कि नदियों को संरक्षित करना बेहद आवश्यक है और इसके परिणाम बड़े भयावह हैं, क्योंकि जब नदी उफनती है, जब नदी में बाढ़ आती है, आपने सूखे की बात की, तो सूखा तो है ही, पानी है नहीं, लेकिन जब बाढ़ आती है, नदी का जब रौद्र रूप हमें देखने को मिलता है, तब भी विनाश होता है, तब भी फसल खराब होती है, तब भी किसान रोता है और हम सब भी इसलिए रोते हैं क्योंकि अनाज महंगा हो जाता है। तो इन सब बातों को लेकर के हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर मैं एक उदाहरण छोटा सा जोड़ना चाहूंगी। आजकल बेंगलुरु की बड़ी ज्यादा बातचीत चल रही है कि वहां पानी का काफी संकट है। पूरे कर्नाटक में नहीं है, लेकिन बेंगलुरु शहर में है। अब उसके कई कारण होंगे, लेकिन एक कारण जो बार बार पढ़ने में आता है, सुनने में आता है, वह यह कि कावेरी नदी का पानी अब वहां तक पहुंचना संभव नहीं हो पा रहा है। कावेरी नदी का पानी इतना उलीचा जा चुका है कि अब वह तमिलनाडु के लिए ही पर्याप्त नहीं है, तो दूसरे प्रदेश में देना या बेंगलुरु के लिए निकाल पाना बड़ा कठिन हो रहा है। और वहां पर बड़ी बड़ी हाउसिंग सोसाइटीज में रहने वाले लोग मॉल्स में जाकर नहा रहे हैं, स्विमिंग पूल्स बंद हो चुके हैं, लोग जिम ज्वाइन इसलिए कर रहे हैं कि वहां शावर लेकर के घर आ पाएंगे, क्योंकि पानी नहीं है। और ये गंभीर समस्या है। बेंगलुरु एक बहुत ही टेक सेवी शहर है। पूरे भारत से जितना हमारा यूथ है वो बेंगलुरु जाना चाहता है, बेंगलुरु में रहते भी हैं। बेंगलुरु का कल्चर ही अलग है। मैं कई बार गई हूँ, मेरा बेटा भी रहता है बेंगलुरु में, तो कल्चर ही अलग है, बड़ा मिनी इंडिया सा कल्चर है वहां। तो ये चीजें जब प्रभावित होंगी, वर्क फ्रॉम होम कितना दे सकती है कोई भी कंपनी, कुछ चीजें वर्क फ्रॉम होम से संभव नहीं है। स्कूल्स नहीं चल सकते हैं, रेलवे नहीं चल सकती है, डॉक्टर्स हॉस्पिटल में इलाज कैसे करेंगे, सर्जरीज कैसे होंगी, ये वर्क फ्रॉम होम नहीं हो सकता। तो ऐसे में जब पानी की कमी हो रही है और शहर हमारा जूझ रहा है, ये एक बड़ी समस्या है। और शायद पर्यावरण का संतुलन बिगड़ना उसका एक कारण रहा होगा। नदियां ऐसे ही नहीं सूखती हैं, ऐसे ही नहीं कुछ होता है, सब कुछ हम करते हैं। तो इन बातों के साथ मैं कुशाग्र जी की ओर बढ़ना चाहूंगी। कुशाग्र जी, आप पर्यावरणविद हैं, आप जानते हैं कि पर्यावरण के संतुलन को बनाए रखने में नदियों का कितना महत्वपूर्ण स्थान है। तो सबसे पहले आप दर्शकों को ये बताइए कि नदियां पर्यावरण के संतुलन को बनाए रखने में और जो प्रदूषित न हो जल, उसको लेकर जब बहती हैं नदियां, तो पर्यावरण किस प्रकार से सुंदर बनता है, समृद्ध होता है। और जब वे प्रदूषित होती हैं तो कौन कौन सी हानियां, मूल तौर पर हम देख लेते गंदा पानी है, बदबू आ रही है, हमारी सोच उतनी ही है क्योंकि हमें ऊपर से इतना ही दिखता है, लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हम नहीं जानते। प्रदूषण के कारण, नदियों के प्रदूषण के कारण जो दुष्प्रभाव हम पर पड़ रहे हैं। तो इन दोनों बातों के बारे में आप मुझे, हमारे सभी अतिथियों को और हमारे सभी दर्शकों को इस बारे में जानकारी दें। आपका स्वागत है डॉक्टर कुशाग्र। नमस्कार, आप आइए। सर, माइक को म्यूट से अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। मैं क्षमा चाहूंगा, मैं अपनी बात शुरू कर चुका था माइक ऑफ करके। आप सबका आभार और साथी वक्ता को भी मेरी तरफ से धन्यवाद। मौजू बड़ा गंभीर है, हालांकि इस पे बहुत दिनों से बातें होती आ रही हैं, पर इसको क्या कहा जाए, इस पे बात करने से पहले बेहतर है कि नदी के बारे में थोड़ी बहुत जो समझ है उसको शेयर किया जाए, एक दूसरे से समझा जाए। सबसे अच्छी बात ये है, मैं शुरुआत पॉजिटिव साइड से करना चाहूंगा। सबसे अच्छी बात है कि प्रकृति को समझना सबसे आसान है।
सबसे आसान। इसमें कुछ ही रॉकेट साइंस की जरूरत है। आप किसी भी प्रकृति के से जो समस्याएं उभरी हैं, कोई भी समस्या आप ले लें, तो जब आप उसको थोड़ा भी अगर आम आदमी से आप बात करें, उसका सॉल्यूशन उसके पास होता है। जैसे आपने कहा बेंगलोर की समस्या, पानी की समस्या है। आप किसी से भी पूछेंगी तो वो बता देगा कि इसका कारण क्या है, इसका निदान क्या है, हम सब जानते हैं। सिंपल। बेंगलुरु में की जो आज समस्या है, वो पिछले 50 सालों को अगर हम ध्यान दें तो पता चलेगा कि दिक्कत क्या है। अब इसको बहुत बहुत अच्छे से समझा जा सकता है कि अगर मेरे पॉकेट में 1 महीने के अंत में 100 रुपए मिलते हैं, तो मुझे क्या करना चाहिए? मुझे अपनी सारी दिनचर्या या जीवन यापन उसी 100 रुपए में करना चाहिए। हम क्या करते हैं, 100 रुपए हमारी आमद है और 150 रुपए हम खर्च करेंगे, तो क्या होगा? आप 50 रुपए के घाटे में जाएंगे। इसको समझना कोई रॉकेट साइंस नहीं। हमारे यहाँ बारिश सपोज मान लीजिए 100 लीटर हो रही है, जिसमें 70 लीटर या 50 लीटर या 60 लीटर पानी जमीन के अंदर रिचार्ज हुआ। हम साल भर में जब 150 लीटर पानी जमीन से निकाल लेंगे, तो क्या होगा? जमीन के पानी का स्तर नीचे जाएगा। पानी का नीचे स्तर जाएगा तो हम हाय तौबा मचाएंगे। हम नए सोल्यूशन की तरफ जाएंगे, ढूंढेंगे एकदम तकनीक। हमारे पास तकनीक एकदम ऑलरेडी मतलब रेडीमेड सोल्यूशन लेके खड़ी रहती है कि अरे पानी की कमी है, भूजल स्तर नीचे गया, बांध बना देते हैं, नदी तो बह ही रही है, बांध बना लेते हैं। कितना एकदम बांध बनाइए, पानी तो है ही, बांध बना लिया आपने, पानी प्रोवाइड कर दिया शहर को। शहर की प्यास और बढ़ी, जनसंख्या और बढ़ी, पानी और चाहिए। अब क्या करें? बगल में 150 किलोमीटर दूर नदी बहती है, वहां बांध बना लेते हैं, वहां से पानी ले लेते हैं। आपको पता होगा बेंगलोर में पानी कहां से आता है? अधिकांश पानी कावेरी से आता है, और बेंगलोर से कावेरी की दूरी 95 किलोमीटर है जहां से ये पानी आता है। तो अब आपने एक ऐसा मॉडल, एक ऐसा शहर विकसित किया जो जिसके पास अपना पानी नहीं है। वो पानी कहां से लाती है? 95 किलोमीटर दूर से पानी लाती है। तो समस्या तो आनी है। दूसरी सबसे बड़ी एक और छोटी सी, चूंकि ये सब बातें नदी से जुड़ी हुई है, बेंगलोर के पास अपनी कोई नदी नहीं है। ऐसे कई सारे शहर हैं जिनके पास अपनी कोई नदी नहीं है, पर उस शहर का अगर इतिहास खंगालेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये शहर 1000 सालों से बसी है और सभ्यता का केंद्र रही है। नदी नहीं है, पानी, बारिश का पानी कम होती है, पर पिछले 1000 सालों से वो व्यवसाय का, बिजनेस का केंद्र रही है। बीकानेर, जैसलमेर जैसे शहर आप दीजिए, जिसका सिल्क रूट का हिस्सा एक सिरा यहाँ और दूसरा सिरा वेनिस में जुड़ता था। 1000 साल पुराना शहर है। बारिश कितनी होती है सबके पास अंदाजा होगा। दुनिया में, इंडिया में सबसे अगर कम कहीं बारिश होती है तो उसी मरुभूमि, राजस्थान की मरुभूमि। पर वो सभ्यता 1000 साल से वो शहर विकसित है। ऐसा क्या था उनके पास जिसको हमने समझना छोड़ दिया? हमने वो रॉकेट साइंस सोचना शुरू कर दिया। हमको पानी चाहिए, पानी कहां से आएगा? अरे नदी तो बह रही है, तो बांध बना लेते हैं, और बांध बना के पानी हमने ले लिया। हमारी प्यास और बढ़ी, हम और बांध बनाए। यही है ट्रैफिक वाली सिचुएशन है। सिंगल लेन से डबल लेन गए और कार आई, डबल लेन से ट्रिपल लेन गए और कार आई, फ्लाईओवर आए, और ये अंतहीन दौड़ अब वहीं खत्म होगी जब सब कुछ कोलैप्स हो जाएगा। तो हम उसी तरफ बढ़ रहे हैं। एक काला फ्यूचर हमारा इंतजार कर रहा है। और इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे कारण है कि हम अपनी परंपरागत समझ को समझना ही नहीं चाहते, पलट के देखना ही नहीं चाहते। अब बात करते हैं नदी की। अब मैंने आपसे बात किया भूजल की, जो साल में बारिश जो होती है वो पानी रिचार्ज होता है, उसी से हमारा खर्च चलना चाहिए, पर हम करते नहीं। और ये पानी भी नदी से जुड़ा हुआ। आपको आपके सब दर्शकों को लिए मैं बताना चाहूंगा कि नदी में जो पानी है वो कहां से आता है? नदी में पानी आता है बरसात का पानी। एक, कई सारे साउथ इंडिया की सारी नदियां जो है वो बरसात में के दिनों में वहां से पानी आता है। दूसरा सबसे मुख्य स्रोत है वो पहाड़ के हिमनद पिघलते हैं, वहां से पानी आता है। तीसरा सबसे बड़ा स्रोत, क्या इसके अलावा स्रोत? हाँ, इसके अलावा स्रोत है। जो नदी के कैचमेंट में जितनी बारिश होती है, कुछ पानी ग्राउंड वाटर में चला जाता है, जो भूजल बनता है जिससे, और वो पानी धीरे धीरे नदी को रिचार्ज करता रहता है। यानी कि जब बारिश हुई
तो बारिश की पानी ने ग्राउंड वाटर को रिचार्ज किया। जब बारिश का मौसम नहीं है, गर्मी का मौसम आया, तो वही ग्राउंड वाटर नदी को रिचार्ज किया, नदी ने ग्राउंड वाटर को रिचार्ज किया और ग्राउंड वाटर ने नदी को रिचार्ज। हमने क्या किया, पिछले 50-60 सालों में हमारे पास एक अकूत भंडार मिला भूजल का, और हमने उसका जिस स्तर तक हो सकता है दोहन किया। एक एक्ट है 1985 का, उसके अनुसार है कि जमीन के नीचे का पानी ऑनर का है, तो ऑनर ने पूरा इस्तेमाल किया उस पानी को, ट्यूबवेल्स लगाए और जो भी हो सकता है उसने पानी निकाला। अब आप देखेंगी गंगा नदी बेसिन में, अब जाइए, गंगा इतनी मतलब विशाल नदी सिस्टम, इतनी विशाल, इतनी इन रीच नदी संस्कृति जहां रही है, वहां की सारी छोटी बड़ी नदियां अब गर्मियों में सूख जाती है, जो पहले नहीं। मुझे याद है, मैं बचपन में हमारे गांव में एक नदी हुआ करती थी जिसका नाम पसा है, सालों भर पानी रहता था, हम उसमें नहाया करते थे। अब वो सूख जाती है, कारण क्योंकि हमारी खेती अब ग्राउंड वाटर से सिंचित होती है, एकदम रेडीमेड व्यवस्था हमारे पास है। अब जब ग्राउंड वाटर का तल नीचे चला गया, बरसात जब गर्मी का मौसम आया, नदी में बेस फ्लो हिमनद से जितना निकल सकता है वो आया, उसके बाद नदी को ग्राउंड वाटर से सपोर्ट नहीं मिला, खत्म। यानी कि पूरा नदी तंत्र क्राइसिस में है। उसका कारण क्या है? बेजा दोहन, मतलब क्या कहते हैं इसको, मूर्खता कहना उचित शब्द नहीं होगा, क्योंकि हम इसको न्यूट्रल सेंस में किसी को मूर्ख कह सकते हैं। हमने जानबूझकर अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी है, और वो परंपरा आज भी उसी गति से कंटिन्यू। एक तो हमने नदी के तंत्र को काट दिया, ग्राउंड वाटर से उसको हटा दिया। दूसरा, हम ये भूल गए कि नदी का धर्म क्या है। धर्म आजकल बड़ा ही कंट्रोवर्शियल टॉपिक है। धर्म कहो तो सबको को लगता है कि रिलीजन की बात हो रही, पर धर्म एक हमारी भारतीय ज्ञान परंपरा में एक ऐसी समझ है जो आपको आपका कर्तव्य बताती है। अब नदी का कर्तव्य क्या है? नदी का एक मुख्य कर्तव्य है जो बहे, नदी जो बहे। और इस पे सबसे पहला कुठाराघात क्या होता है? हमको पानी चाहिए, सिंचाई के लिए पानी चाहिए। जैसे कि पिछले 1000 साल से हमारे खेत तो सींचे जाते ही नहीं थे, तो सिंचाई हमको चाहिए। उसके लिए हमने क्या किया? फ्री का पानी तो हमको खोजना था, कहां से? बारिश के पानी से हमको मतलब नहीं है। जब बरसात के इतर हमको पानी चाहिए, हमको सालों भर पानी चाहिए, हमको 24/7 पानी चाहिए। हमने क्या किया? नदी बह रही है, बांध बनाया, और बांध बनाते ही हमने उस पुरानी जो हमारी सोच थी, परंपरागत सोच थी, नदी के बहाव को रोक लिया। यानी कि जहां से बांध बना, जहां पे रिजर्वायर बने, उसके डाउन स्ट्रीम नदी में पानी नहीं है। अब आप समझिए, ये नदी मनुष्य के पृथ्वी पे आने से पहले से बह रही है। कोई भी नदी, कोई भी एक छोटी से छोटी नदी आप ले लें, उसका इतिहास आप देखेंगे तो पता चलेगा कि ये मनुष्य के यहाँ पे विचरने से पहले से ये नदियां बह रही हैं। यानी कि नदी का एक और धर्म है जिसको हमने डिफाइन, हमारे डिफिनीशन से पहले है। उसका क्या धर्म है? कि नदी जो है जमीन बनाती है, यानी पहाड़ से नदी निकलती है और धीरे धीरे पहाड़ को काट के जो गहरा इलाका है उसको समतल बनाती है। नदी का एक और धर्म है। हमने बांध बना दिया और हमने नदी के बहाव को रोक लिया। हमको मनचाहा जहां पे चाहिए वहां पानी मिल गया। दिल्ली की एग्जांपल लीजिए, पानी कहां से आता है? कभी सोचा है हम लोगों ने? हमारा पानी सैकड़ों किलोमीटर की दूरी तय करके जमुना से, गंगा से पानी सोख के लाया जाता है। आपको जान के आश्चर्य होगा कि जमुना जब जमुनोत्री से निकलती है और काला पत्थर से प्लेन्स में आती है, और उसके बाद कई सारे छोटे मोटे शहरों को पार करते हुए दिल्ली पहुंचती है, और दिल्ली पहुंचते पहुंचते आपको जान के आश्चर्य होगा कि जमुना का एक बूंद पानी अपना नहीं बचता है। उसको हम सोख लेते हैं सिंचाई के लिए, पानी के लिए, इंडस्ट्री के लिए। अब दिल्ली में क्या होता है कि दिल्ली में जमुना में पानी भरा दिखता है, भले काला ही दिखे, गंदा ही दिखे, वो कौन सा पानी है? वो पानी वही पानी है जो हम जमुना के साफ पानी को पी के उसका डोमेस्टिक वेस्ट बना के नालों के थ्रू नदी में डालते हैं। यानी कि दूसरा नदी तंत्र को काट दिया, उसके बहाव को ही हमने खत्म कर दिया। अब नदी में बहाव नहीं है, नदी में गर्मी के मौसम में पानी नहीं है, उसके सप्लाई को खत्म कर दिया। और हम क्या करेंगे? नदी बचाने चलेंगे। हमारी आदत है, हम प्रकृति को बचाते हैं, हम नदी को बचाते हैं। मतलब एक और तकनीकी ठसक हमारे पास है कि चले अब हम लोग नदी बचाने चलें।
तो नदी पे हम शोध करेंगे, नदी पे बहुत पढ़ाई करेंगे, नदी को अच्छा ये बड़ा बांध है, इसको ऐसा करते हैं ना, इसमें एक छोटा सा पैसेज देते हैं ताकि नदी में मिनिमम फ्लो हो। अरे आप नदी का फ्लो आप डिसाइड करेंगे, नदी में एक मिनिमम फ्लो हो। कई सारे रीजन हो सकते हैं, मैं बहुत ही आम लोगों की बात यहाँ करना चाहता हूँ, हालांकि मैं ज्यादा समय अगर ले रहा हूं तो आप बताइएगा ताकि हम अपनी बातें आगे भी कर सकें। तो हम एक छोटा सा उसमें साइफोन दे देते हैं कि अरे अरे नदी में बहुत सारे जीव भी रहते हैं ना, शैवाल रहता है, नदी में मछलियां पाई जाती है, माइक्रोब्स होते हैं, तो उसको रोक देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा ना। तो एक थोड़ा सा बेस फ्लो दे दे ताकि नदी में थोड़ा जो सपोज 1000 लीटर पानी बहता है तो उसमें 5 क्यूसेक पानी तो जाना ही चाहिए, भाई नदी है, इसका भी तो अपना कोई लाइफ है। तो हमने ये पिछले 50 साल 100-200 साल की स्टडीज में हमने खूब ये सब किया है। नतीजा स्थिति और बद से बदतर होती चली गई। अब क्या कर रहे हैं हम? अब हमारे पास एक नया प्रकल्प है। हम अब क्या करेंगे? अरे नॉर्थ में बहुत बाढ़ आता है। एक और हमारी एक समझ है, अरे गंगा में तो बाढ़ ही बाढ़ आता है बरसात के मौसम में, क्यों नहीं इस पानी को हम थोड़ा उधर लेके जाएं जहां बाढ़ नहीं आती है। तो अब तीसरा प्रकल्प है, एक बड़े स्तर पे हम क्या करेंगे, हमने बांध बना के देख लिया, तो जनवरी में ही उसका सारा पानी अब खत्म हो जा रहा है, फरवरी आते आते त्राहिमाम हर जगह मचने लगता है। अब हम चले हैं बांध नदी को जोड़ेंगे, और वो भी छोटा मोटा नहीं जोड़ेंगे, हम गंगा के पानी को दूर कावेरी तक, पेनार तक लेके जाएंगे। तो एक नई समझ, हालांकि अब इसमें कई सारी बातें उठने लगी है, लोग पूछने लगे हैं कि आप ही डिसाइड करेंगे नदी के बारे में? नदी भारतवर्ष में केवल आदमी ही रहते हैं या यहाँ की अपनी एक प्राकृतिक व्यवस्था है, उसके लिए भी आप सोचेंगे? मैं अपनी बात खत्म करने से पहले एक छोटा सा मसला और मैं आप सबके सामने रखूंगा कि ये केवल भारत में नहीं चला है, पूरे विश्व में चला है। यूरोप की जो नदी संस्कृति थी, जहां सबसे बड़ी नदी जैसे ब्रिटेन की ले लें तो 300 किलोमीटर लंबी होगी, तो उनके इंजीनियरिंग कंसेप्ट पूरे कॉलोनियल वर्ल्ड में छाए हुए। हमने बांध बनाने का प्रकल्प किया हर जगह, ये एशिया में है, लैटिन अमेरिका में है, नॉर्थ अमेरिका में, हर जगह पूरा बांध बना के, हालांकि अब वो लोग चेत गए हैं, वो बांध तोड़ रहे हैं। हमने अब यहाँ के नेटिव लोगों ने सोचा कि अरे इसके इतर हमारी भी तो कोई नदी के प्रति समझ है, तो उन्होंने नदी के अपने अधिकार के बारे में सोचा है, और उसको एक कई जगह जैसे लैटिन अमेरिका के कई कंट्री हैं, न्यूजीलैंड है, जहां पे नदी को उनका अपना अधिकार दिया गया है, जैसे कि कोई जीवित व्यक्ति हो। भारत में भी ये हुआ, आनंद फानंद में पता नहीं उस पर कितनी स्टडी की गई थी, भारत में गंगा और यमुना को जीवित नदी का दर्जा दिया गया। पर ये एक अच्छा डिबेट हो सकता था, इस पे बात हो सकती थी, पर हमारी न्यायिक परंपरा ने इस पे ठंडे बस्ते में डाल दिया। उनका कहना था कि अरे नदी तो बाढ़ भी लाती है, तो नदी से हम कंपनसेट का कौन देगा पैसा? इतनी छोटी सी कानूनी पेंच में फंसा के इतना बड़ा लार्जर पर्सपेक्टिव जहां नदी के बारे में बात हो सकती थी, उसको ठंडे मंच में डाल दिया गया है। जबकि कायदे से इसको ओपन पब्लिक डिबेट में लाना चाहिए कि अरे जरूरी है, नदी का धर्म है अगर बहना, तो उस पर आप रोकने वाले आप कौन है? दूसरी चीज, नदी अगर बहती है तो क्या ये इसकी पानी केवल आदमी के लिए है या उसके और भी स्टेक होल्डर हैं कि नहीं? आदमी भी तो प्रकृति का एक बड़ा तंत्र है, उसका पार्ट ही तो है, तो हमारा अधिकार सीमित होना चाहिए। हम कौन होते हैं डिसाइड करने वाले? तो ये ठंडे बस्ते में, हालांकि बात बहुत बड़ी है, बहुत सारी बातें हो सकती है, पर मैं मंच से चाहूंगा कि या मुझे और कंटिन्यू करना पड़ेगा, या मंच हमारे और साथी वक्ता को भी मंच देना नहीं, चाहिए। बिल्कुल आपकी डॉक्टर कुशाग्र, आप बहुत ही अच्छी बातें कह रहे हैं और बहुत आई ओपनिंग बातें आपने सामने रखी हैं, और जितना मुझे समझ आया आपकी बातों को सुनकर, मुझे ऐसा लगा कि अहंकार भारी पड़ रहा है, मनुष्य का अहंकार भारी पड़ रहा है कि हम मनुष्य हैं, हम प्रकृति को अपने वश में कर सकते हैं। प्रकृति क्या है? नदी का क्या धर्म हो सकता है? नदी क्या है? मैं जीवित हूँ, नदी तो मृत है, जो मतलब मैं समझ के चल रही हूँ। हमारे इस अहंकार ने संसार ने हमेशा से देखा है कि अहंकारी का सिर हमेशा नीचा होता है, उसका सिर झुकता है, और आज हम उसी स्थिति में खड़े हैं, उसी चौराहे पर खड़े हैं कि हमें अब दिशा भ्रम हो रहा है कि हम क्या ऐसा करें जिससे कि हमारी नदियां बच सकें, और जो नदियों का लाभ हम अभी तक, बल्कि हमने उनका जो दोहन कर डाला है अभी तक, उसको हम कैसे, रिवर्ट तो कुछ हो नहीं सकता है, जो नष्ट हो गया है प्राकृतिक तौर पर वो नहीं, लेकिन हाँ
एक कहीं उसे रोका जा सकता है। आपने बांध की बात की, जो कि बहुत लोगों को नहीं पता था कि इस तरह से बांध बनाने से नदियों का हम और विनाश की ओर नदियों को ले जा रहे हैं। हम तो अभी तक यही समझते रहे कि नदियों पर बांध बनाने से नहरें बनती हैं, एक रिजर्वेयर बनता है, वहां मछली पालन, मतलब एक मोटी मोटी सी लेमैन वाली बात मैं आपके सामने रख रही हूँ। हो सकता है बहुत से लोग इससे ज्यादा जानते होंगे, लेकिन मैं अपनी छोटी सी समझ एक और बता देना चाहता हूँ कि मैंने ये अपनी जितनी बात है वो वो नदी की हैसियत से मैंने कही है कि नदी के की प्रोस्पेक्टिव क्या हो सकती है। हालांकि हम जब अब सोल्यूशन के पक्ष में जाएंगे तो कई सारे बातें निकल के आएंगी, पर मैंने अपनी बात बहुत ही आसान भाषा में नदी की तरफ से मैंने अपनी बात रखी है। नदी की तरफ, बिल्कुल आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। एक पर्यावरणविद होने के नाते आप नदी के ही पक्ष को तो सामने रखेंगे ताकि लोग सचेत हों, और लोगों के सचेत होने से प्रकृति हमारी संरक्षित हो। वे प्राणी, जलचर ही नहीं, भूमिचर जो हैं या नभचर जो हैं, वे सारे के सारे प्राणी नदियों के अस्तित्व से प्रभावित होते हैं। ऐसा नहीं है कि जैसा आपने कहा कि केवल मनुष्य नदियों के होने या प्रदूषित होने से प्रभावित होगा। मैंने अभी अपनी कविता में भी यही बात कही कि जब नदियां नहीं होंगी तो पेड़ नहीं होंगे, पेड़ नहीं होंगे तो पंछियों का रैन बसेरा कहाँ होगा। तो एक कड़ी से दूसरी कड़ी मिलती है, एक कड़ी से दूसरी कड़ी जुड़ती है, और पर्यावरण को हम एक समग्र रूप में देखते हैं। नदी उसका एक अंग है। उसका संतुलन बनाए रखने के लिए, पर्यावरण का संतुलन बनाए रखने के लिए नदियों का प्रदूषित न होना या उनके प्रति संवेदनशील होना एक तत्व है। वो हम अगर एक पर ध्यान दें फिर दूसरे पर, यानी हम छोटी छोटी बातों पर अगर ध्यान देंगे, जैसा आपने कहा कि सॉल्यूशंस हमारे हाथ में हैं लेकिन हम उनको अनदेखा कर देते हैं। हमारे साथ राजीव अग्रवाल जी जुड़ गए हैं। राजीव अग्रवाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, प्रणाम कर रहे हैं, और आपने हमें रमनकांत जी से मिलवाया, इसके लिए बहुत बहुत आभार आपका। और मनोज कुमार जी कह रहे हैं कि वाह सुपर प्रोग्राम है, और पुष्पलता तनेजा जी का बड़ा अच्छा सा कमेंट आया है। वे आपके लिए लिख रही हैं कुशाग्र जी कि वी आर गेटिंग नॉलेज इन संचालन ऑल्सो। अच्छा, मेरे लिए भी लिख रही है, आपके लिए भी। और सुंदर संचालन, बहुत अच्छा विषय, ये राजीव जी ने कहा है। और मैं समझती हूँ कि राजीव जी हमारे इस कार्यक्रम के पीछे एक सुदृढ़ ताकत के साथ खड़े रहते हैं, और हमेशा कभी कभी हम उनसे ये भी कहते हैं कि आप तो वक्ता प्रोवाइडर हैं हमारे लिए, कि अच्छा सा कोई वक्ता चाहिए तो राजीव जी को संपर्क करें। तो उसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए राजीव जी द्वारा सुझाए गए नदी पुत्र जी को मैं अब मंच पर आमंत्रित करती हूँ। सर, बहुत सारी बातें हमने सुनी हैं, निश्चित तौर पर काम हो रहा है, काम दिख भी रहा है, और बहुत सारी योजनाएं अभी पाइपलाइन में होंगी क्योंकि सरकार सचेत है। अभी शायद अवेयरनेस उतनी नहीं है जनता में, लोगों में, समाज में। तो क्या ऐसे अवेयरनेस प्रोग्राम भी सरकार चला रही है, या जमीनी तौर पर नदियों के जल को संरक्षित और साफ रखने में जो योजनाएं हैं उनमें अवेयरनेस के प्रोग्राम भी हैं, या सिर्फ वे कार्य ही हैं? मतलब जन जन तक वो जल, गंगा नीर पहुंच रहा है, पर गंगा नीर को बचाए रखना कैसे है, क्या ये भी पहुंच रहा है? इस बारे में आप हमें जानकारी दें। और निश्चित तौर पर हम जानना चाहेंगे कि हमारी भारत की सरकार हमारे पर्यावरण की सुरक्षा में नदियों के महत्व को बनाए रखने में क्या क्या काम कर रही है, और आप कब से जुड़े हैं भारतीय नदी परिषद से, इस बारे में भी हमें जानकारी दें। आपका स्वागत है मंच पर, रमनकांत जी, नदी पुत्र। धन्यवाद बहुत बहुत। राष्ट्रीय हिंदी संस्थान के 113वें एपिसोड में आपने मुझे ये अवसर दिया कि मैं अपनी बात बता सकूं, कह सकूं, उसके लिए आपका आभार। देखिए, हम लगभग 20 से 22 वर्षों से इस क्षेत्र में हैं, और भारत बिल्कुल अलग देश है नदियों के मामले में, इसीलिए भारत को नदियों का देश भी कहा जाता है। हमने बहुत सारे देश की नदियों को देखा है, चाहे अमेरिका हो, ब्रिटेन हो, या इधर आपके ईस्ट के देश हो, सारे तुर्की हो, तो वो अपनी नदियों को माँ तो नहीं कहते, लेकिन हमसे ज्यादा उनका ख्याल रखते हैं।
हम अपनी नदी जो ये ऐसी भूमि है जहाँ गंगा जैसी नदी भी बहती है, जो पूरे विश्व में उसकी मान्यता है और पुराने उसके साथ बहुत सारी जुड़ी चीजें हैं जिनको हम लगातार कहते हैं। उसी के आधार पे भारत सरकार ने नमामि गंगे भी मिशन बनाया कि गंगा और उसकी सहायक नदियों को लेकर के कुछ आगे बढ़ा जा सके। वो मिशन कितना कामयाब है कितना नहीं है वो तो उसको अगर कोई मॉनिटरिंग करे तो बताया जा सकता है, क्योंकि वो मुझे लग रहा है खाली एसटीपीज पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं। जो सीवरेज नदियों में जा रहा है उसको कैसे ट्रीट करके उसमें रखा जाए। लेकिन अगर हम भारत के नदी तंत्र की बात करें तो विश्व की 4 महान सभ्यताएं नदियों की थी, उसमें भारत एक है, जो सिंधु घाटी सभ्यता। तो भारत का जो नदी तंत्र है वो 4 नदी तंत्रों में एक तरीके से बटा हुआ है। 2 भी कह सकते हैं उसको, अगर एक हिमालयन कहें और एक प्रायद्वीप की नदियां कहें। हिमालयन में जो सिंधु नदी है, गंगा है और ब्रह्मपुत्र है। वो प्रायद्वीप में जो दक्षिण भारत की नदियां हैं, जो छोटा नागपुर, पठार, ये पूरी नदियां हैं। पूरे भारत की नदियां जो है उनका कुछ पानी अरब सागर में चला जाता है, कुछ आपका बंगाल की खाड़ी में चला जाता है। कुछ छोटी नदियां ऐसी भी हैं, लूनी जैसी राजस्थान की नदी जो कहीं नहीं जाती, वो रेगिस्तान में विलुप्त हो जाती है, उसमें पानी इतना बसता नहीं है। तो हमारे देश की नदियों के सामने वर्तमान समय में 3 बड़ी समस्याएं हैं: पानी की कमी, अतिक्रमण और प्रदूषण। अभी जैसे बाढ़ आई हिमाचल में और उत्तराखंड में, तो कहा ये मकान ढह गया, ये होटल ढह गया। तो कुछ नहीं ढहा, वो बेसिकली हमने नदी के घर को कब्जा लिया था। नदी आई, उसने अपना घर उस कब्जे से छुड़ा लिया। तो उसको अगर हम कहें कि वो बाढ़ आ गई, ये आ गया, अरे हम उसके घर में घुसे बैठे थे। अब जैसे दिल्ली में इस बार लाल किले तक पानी पहुंच गया, तो लाल किले तक ऑलरेडी यमुना बहती थी। एक मर्दन अली खां थे जो उस समय एक बड़े इंजीनियर थे फारस के, तो उनको कहकर के लाल किले के नीचे से एक नहर निकलवाई गई थी जिससे लाल किला ठंडा रहे, क्योंकि लाल किले के बराबर से यमुना बहती थी, तो वहां से आसान हो गया उसको निकालना। तो नदियों में पानी की कमी से और अतिक्रमण से और प्रदूषण से ये समस्याएं पैदा हुई। ये कुछ बड़ी नदियों के हालात हैं, लेकिन हमको छोटी नदियों पे फोकस ज्यादा हम कर रहे हैं, क्योंकि जब गंगा मिशन बना था तो उसमें केवल गंगा नदी को लिया गया था। तो हमने कुछ स्टडीज करके सरकार को दिए, कुछ प्रयास किए, तो छोटी नदियों को भी बाद में उसमें शामिल किया। अकेली गंगा करीब करीब 40% भारत की भूमि को सींचती है, उसका जो बेसिन है। यमुना भी उसी की नदी है। तो उस नदी को लेकर के जब हम आगे बढ़े, उस कार्य को लेकर के आगे बढ़े हैं, तो ये दम किसी को भी नहीं पालना चाहिए कि मैं नदी को कुछ साफ कर सकता हूँ, संरक्षित कर सकता हूँ, क्योंकि नदी अपने आप में कैपेबल है। पुरानी सभ्यताओं से हम सीख सकते हैं कैसे जब नदी अति कर दी नदियों के साथ, तो वो तबाही भी लाई है। अगर उन्होंने हमको पाला है सभ्यता को, तो उन्होंने तबाही भी लाई है। तो हमारा फोकस छोटी नदियों पे है बहुत ज्यादा, कि छोटी नदियां कैसे पुनर्जीवित हों। जैसा भी कुशाग्र जी ने बताया, नदी का एक स्वभाव है जो बेसिकली बरसाती नदी है, वो भूजल और सरफेस वाटर, ग्राउंड वाटर और सरफेस वाटर दोनों के मिलने से बहती है। बरसात में पानी रहता तो बहती है, लेकिन जब बरसात नहीं होती तो और चोया जिसको कहते हैं आम भाषा में, चोया ऊपर रहता है पानी का लेवल, तो वो बिना बरसात के बहती है। लेकिन अब हरित क्रांति के दौर के बाद से इतना वाटर टेबल नीचे चला गया है, इतने ट्यूबवेल की परमिशन में। उदाहरण आपको मेरठ का बताता हूँ। मेरठ में एक स्टडी हमने की, करीब 3062 तालाब एज ए रेवेन्यू रिकॉर्ड दर्ज है। उसमें से 1944 अभी बचे हैं। उन 1944 में से 1530 तालाबों पे लोगों के कब्जे हैं, यानी कि 1100 तो बिल्कुल खत्म हो गए, 1530 पे करीब 400 तालाबों में पानी है। और इसके विपरीत करीब 56,000 ट्यूबवेल और बोरवेल हैं। अच्छा। तो ये हरित क्रांति के दौर के बाद से पानी निकालने के साधन हमने बढ़ा दिए, भूजल, और रिचार्ज करने के साधन लगातार घटते चले गए। जो एनुअल रेनफॉल था हमारा, वो भी करीब 1300-1400 मिलीमीटर हमको मिलता था, लेकिन आज 700-750 मिलीमीटर मिलता है। लेकिन ये भी काफी है, बशर्ते इसको संरक्षित कर लिया जाए। तो जो छोटी नदी की मैं आपको बात कर रहा हूँ, इसी तरह का जो भूजल स्तर लगातार नीचे गया है। इसके साथ एक समस्या और हुई है छोटी नदियों के साथ। जैसे जैसे गांव से पलायन बढ़ा, रोजगार के लिए, पढ़ाई के लिए, या किसी भी कारण से शहरों में बसना है, लोग छोटे कस्बों में आए, फिर बड़े शहरों में गए।
तो शहरों में एक सीवरेज जनरेशन लगातार बढ़ता चला गया। छोटे शहर पे एक दबाव बढ़ा और सीवर की समस्या पैदा हुई। इधर छोटी नदियां लगातार सूख रही थी, तो उनको बहाने के लिए, अपने सीवेज को बहाने के लिए वो माध्यम मिल गया। आप कैसे नई पीढ़ी को समझाएं कि नजफगढ़ जो ड्रेन है वो नजफगढ़ ड्रेन नहीं है, वो साहिबी नदी है दिल्ली की, कैसे बताएं? वो तो क्योंकि उसमें सीवरेज बहता है। सर इसको आप एक बार रिपीट करें, क्योंकि ये वास्तव में एक ऐसी बात आप बता रहे हैं जो कि शायद बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगी। प्लीज आप इसे रिपीट करें। नहीं, मैं बताता हूँ। जो नजफगढ़ ड्रेन है दिल्ली में, वो बेसिकली साहिबी नदी है। अच्छा। वो ड्रेन नहीं है और नाला नहीं है, वो राजस्थान से आने वाली साहिबी नदी है जो यमुना में आके मिलती है। ऐसी 19 नदियां और हैं अरावली हिल्स की जो दिल्ली में ही बहती हैं और यमुना में आके मिलती थी, तो वो सब नाला हो गई। तो जो नई पीढ़ी है जिसको इसका सब्जेक्ट नहीं है या वहां से वो गुजरता है, तो उसको देखता अच्छा ड्रेन है ये। तो ड्रेन क्यों हो गई? ड्रेन इसलिए हो गई क्योंकि नदी का, जैसे अभी धर्म बताया कुशाग्र जी ने, साफ पानी लेकर बहना। हमारी नदी निर्मल और अविरल बहे, तो ड्रेन में तो गंदा पानी ही बहता है, तो उसको ड्रेन मान लेगा। तो ये एक बड़ी समस्या है, इसको लेकर के बड़ी दुविधा चल रही है। बेसिकली हम एक प्रयास कर रहे हैं, एक यूएस में वाटर कीपर अलायंस एक संगठन है, वो जो जॉन एफ कैनेडी वहां के राष्ट्रपति थे, उनके भतीजे उसको रन करते हैं। उनका एक प्रयास वहां वो करते हैं कि पूरे देश में जो नदियों पे काम हो रहा है, वहां काफी अच्छा काम हो रहा है, तो उसको कैसे एकजुट किया जाए। तो ऐसा ही प्रयास हम भारत में प्रारंभ कर रहे हैं। जैसे मैंने पहले ही कहा कि किसी को दम्भ नहीं पालना चाहिए कि हम नदी को कुछ उसका भला कर सकते हैं, लेकिन अपने आप से गलती ना करें। तो जो भी हम कर सकते हैं उसको करने के लिए हमने एक प्रयास शुरू किया भारतीय नदी परिषद के माध्यम से। उसमें ये है कि एक तो पूरे भारत के नदी तंत्र को एक कोई भी रिसर्च स्कॉलर है, कोई भी स्टूडेंट है, कोई भी नदी पे काम करने वाला व्यक्ति है, वो समझ सकेगा। और उसमें एक नदी दर्शन पोर्टल भी हम डेवलप कर रहे हैं। अभी इसकी पूरी जानकारी के लिए हमको माननीय राष्ट्रपति जी ने बुलाया था, तो हमने उनको पूरा विषय बताया कैसे हम इसको आगे बढ़ा रहे हैं। तो बहुत खुश हैं। उनका कहना ये था कि ये इस समय की जरूरत है जो ये काम हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। क्योंकि मान लो कि केरल में काम करने वाला व्यक्ति है नदी पे और उसको कोई टेक्निकल समस्या आ रही है, वो ये तो पता है कि नदी प्रदूषित है, लेकिन इसको अगर सुधारने के लिए कुछ काम किया जाए तो कैसे किया जाए, तो उसको भी हम सपोर्ट करेंगे। एक पूरी टेक्निकल टीम है, एक एडवाइजरी टीम है, और जो सरकार के काम हैं, सरकार की योजनाएं हैं नदियों को लेकर के, वो उस कार्यकर्ता तक कैसे पहुंचे, या जो कार्यकर्ता जो अच्छा काम कर रहा है देश के किसी भी कोने में, उसका काम सरकार तक कैसे पहुंचे। तो एक ब्रिज का काम भी ये भारतीय नदी परिषद करने वाला है। इसमें बेसिकली एक हमारा फोकस और हम बना रहे हैं अभी, क्योंकि चुनाव आ गया, चुनाव के बाद उसको करेंगे। वो संभवतः माननीय राष्ट्रपति जी उसमें मुख्य अतिथि होंगी। भारत का 2047 का नदी का विजन हमारा क्या हो, भारत का वाटर विजन माननीय प्रधानमंत्री जी ने पेश किया है। नदी को लेकर के हमारा विजन क्या हो, तो भारतीय नदी परिषद का उद्देश्य ये भी है कि हम ऐसे प्रयास करें कि 2047 तक हमारे देश की नदियां निर्मल और अविरल बहें। उसके लिए कुछ हमने मॉडल भी डेवलप किए हैं। एक नीम नदी है, हापुड़ डिस्ट्रिक्ट से निकलती है और कासगंज में जाके काली ईस्ट में मिल जाती है। तो हम काली नदी पे ट्रैक कर रहे थे, तो उस नदी को हम वापस ट्रैक करते उसके उद्गम तक पहुंचे, तो वहां उसकी जो जमीन थी नदी के उद्गम की, उस पर किसान खेती कर रहे थे। लगभग 150 बीघा जमीन थी। हमने उनको समझाया, प्रयास किया, और उन सभी किसानों ने वो जमीन छोड़ दी। उस पर हमने झील का निर्माण किया, काफी एक नदी उत्सव मनाया, और तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसको 18 जून 2023 को मन की बात में भी शामिल किया था, उस विषय को, कि कैसे समाज और सरकार, समाज मिलकर के अपनी नदी को संरक्षित कर सकता है। इसी तरह का प्रयास काली ईस्ट को किया। उद्गम खोजा हमने हिंडन का शिवालिक में। इसी तरह एक हम और प्रयास कर रहे हैं कि अभी आप देखते होंगे बनारस का अगर हम जिक्र करें, बनारस में आपको 4 नदियों का जिक्र मिलता है, गंगा और आपकी वरुणा और असी और गोमती। तो इन 4 नदियों के अलावा भी वहां 8 नदियां और हैं। वो कैसे हैं, वो हमको पता चलता है जब हम ब्रिटिश गजेटियर को देखते हैं। कर्मनासा, चंद्रप्रभा, लमुई, गरई, अलग अलग नामों की 8 नदियां।
चंद्रप्रभा का जिक्र सर भारतीय साहित्य, हिंदी साहित्य में मिलता है सर कुछ। वो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में उस पर काफी शोध हुए थे शुरुआत में, लेकिन ब्रिटिश गजेटियर में, हाँ जी जी, भारत के ब्रिटिश जो गजेटियर हैं उसमें एक एक नदी का जिक्र है। जब हम बनारस का गजेटियर देखते हैं तो उसमें 12 नदियां हमको मिलती हैं और उनकी डिटेलिंग मिलती है। इसी प्रकार हमने बागपत डिस्ट्रिक्ट में 2 नदियां यहाँ के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को खोज करके दी, बाणगंगा और लमुई। तो उनको वो मिल गई, जब उनको हमने ट्रैक कराया और उस पर उन्होंने काम शुरू किया। इसी तरह बुलंदशहर में करवन नदी खोज करके दी। अभी आप गौतम बुद्ध नगर में देखते होंगे कि आप हिंडन नदी का नाम सुनते हैं, लेकिन एक नदी और है वहां, भूरिया, जो ब्रिटिश गजेटियर में उसका जिक्र है। तो हमारा प्रयास ये है कि ब्रिटिश गजेटियर के आधार पर और जो सिंचाई विभाग के डाटाज हैं उनके आधार पर भारत की नदियों का एक एटलस भी तैयार हो, तो हम उस पर भी काम कर रहे हैं। कम से कम हमें पता तो हो कि मेरे जनपद में कौन कौन सी नदी है। तो जब तक हमको पता नहीं होगा, जब तक मर्ज ही पता नहीं, तो इलाज क्या करेंगे। तो वो ऐसी नदियां हैं, वो दबा ली गई हैं, खेत बना लिए गए हैं, लेकिन जब तक ये पता नहीं होगा तो उसका भी हम प्रयास इसको मान करके कर रहे हैं। तो ये जो नदी है, नदी की धारा केवल नदी नहीं है, जैसा कुशाग्र जी अभी बता रहे थे, क्योंकि वो तो उस विषय के प्रोफेसर हैं, मैंने उस विषय की पढ़ाई नहीं की है। तो नदी क्योंकि अपने आप में पूरा तंत्र है जो हमको समझ आता है, और जब हम नदी के साथ बात करते हैं, अगर नदी के बेसिन में हम कुछ काम करेंगे तो उसका नदी को लाभ होगा, अगर कुछ उल्टा काम करेंगे तो उसका नदी को नुकसान होगा। तो इसी तरह के मॉडल हमने डेवलप किए हैं। उसमें हम, जैसे नीम नदी की मैं भी बात कर रहा था, तो उसको काम आगे कंटिन्यूअस कैसे रहे, तो उसके लिए हमने नदी किनारे के गांवों के प्रधानों की कमिटीज बनाई हैं और उनके हाथ में वो काम सौंप दिया है कि आपको नदी किनारे तालाब आपको बनाना है, वृक्षारोपण आपको करना है, रसायन मुक्त कृषि को बढ़ावा देना है, बंधे बनाने हैं, जो भी झावी बनाना है, जन जागरूकता करने। तो ऐसे 10 काम हमने उनके हाथों में सौंपे हैं और उसको हमने नीम नदी परिषद उसकी बना दी है। सारे प्रधान उसके सदस्य हैं, अपनी नदी के डिसीजन वो खुद ले रहे हैं, हम उनको टेक्निकल सपोर्ट करते हैं बाद में। तो सर यही इस तरह के प्रयास, यही प्रयास जरूरी है कि आप उनको काम करने की एक आजादी दें, एक उनको कर्तव्य का अपने भान करवाएं और पीछे से आप सपोर्ट भी करें। इसी तरह से सर इनका इस कार्य को पूरा किया जा सकता है। बहुत सुंदर सर, जी बताएं सर। एक हमको अगर नदियों के साथ व्यवहार सीखना है, तो क्योंकि इस समय देश में काफी चर्चा है, तो श्री राम और नदियां करके हमने सीरीज बनाई है कि श्री राम का नदियों के साथ व्यवहार कैसा था, उनके जन्म से लेकर के और श्रीलंका जाने से और वापस लौट के आने तक उन्होंने किन किन नदियों को पार किया, किन किन नदियों से होकर गुजरे, तो उन नदियों के साथ उनका व्यवहार कैसा था। जब भी वो किसी नदी को पार करते थे या उसमें नाव में बैठ के जाना होता था, तो सबसे पहले उससे क्षमा मांगते थे, वहां पूजन करते थे कि कहीं मेरे कारण नदी को नुकसान ना हो जाए। तो अगर पढ़ेंगे तो उनके व्यवहार से हम सीख सकते हैं कि वर्तमान में हम नदियों के साथ कैसा व्यवहार करें। तो नदियों में एक बहुत बड़ा संकट इस समय है, दिल्ली के पास अपना पानी नहीं है, जैसा अभी बता रहे थे कुछ आगे। जब मुरादनगर नहर से पानी जाना बंद हो जाएगा, क्योंकि इसमें गंगा का पानी आता है, तो किसान जब कहेंगे हमको सिंचाई के लिए चाहिए, तो दिल्ली उजड़ने लगेगी। तो ये एक परिणाम होगा कि जब आप अपना सब कुछ गंवा लेते हैं, तो इससे ये परिणाम निकलता है कि जहां समस्या है, मान ले बेंगलुरु में आज समस्या है, तो उसका समाधान हमको वहीं खोजना चाहिए। आपको कहीं से पानी ट्रांसपोर्ट नहीं करना चाहिए। जैसे लातूर में हमने ट्रेन से पानी भिजवाया, तो वो स्थायी समाधान नहीं है, वो आप 10-5 दिन के लिए कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको स्थायी समाधान चाहिए तो आप वहीं सरोवर बनाइए, तालाब बनाइए, कुएं बनाइए, बंदे बनाइए, रेन वाटर हार्वेस्टिंग करिए, वहीं आप पानी जनरेट करिए। अब दिल्ली अपना पानी तो सूख चुकी सारा, तो अब यूपी या हरियाणा क्यों दे, कल को सवाल उठेगा। अभी तो सब चीजें ठीक हैं, दोनों जगह एक सरकारें हैं तो चल रहा है। मान लिया अलग विचार की सरकारें आ गई स्टेट और वहां, तो कैसे होगा। तो इसीलिए अभी चेतने का समय है। तो जब तक हम अपने समाधान खुद नहीं खोजेंगे, और ये प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है। आप सुबह से उठ के रात को सोने तक पूरा पानी इस्तेमाल करते हैं, तो कभी सोते समय ये भी विचार करिए कि आज दिन में हमने लौटाया क्या। तो जब इस विचार को करने लगेगा हर व्यक्ति,
तो उसको समझ आएगा कि हाँ, मैंने कुछ गलत किया। तो इस पे सभी को चेतने की ज़रूरत है, एक-एक व्यक्ति को चेतने की ज़रूरत है। और बिल्कुल, क्योंकि बिल्कुल विषय बहुत वृहद है, तो हाँ जी, लेकिन क्योंकि आपने अच्छा भी बहुत लगता है, लेकिन हाँ, इस आपने समय कम है, तो आपने मुझे इसमें अवसर दिया, आपका बहुत-बहुत आभार। नहीं, मैं ये कहना चाहूँगी कि समय भले ही कम रहा हो, पर आपने जो भी कहा है, वह हम सब के लिए बहुत ही लाभदायक है और बहुत सारी चीज़ें नई हमें पता चल रही हैं। हमारी इन परिचर्चाओं का उद्देश्य ही यही है कि हम लोगों को सचेत करें, उनके अंदर संवेदनाएँ भरें। आज हमने नदियों के बारे में बात की है। आपने जो बातें कही बिल्कुल एकदम सच हैं, क्योंकि मैं साहित्य से आती हूँ और साहित्य मैंने जब पढ़ा, फणीश्वर नाथ रेणु जी को मैंने पढ़ा, परती परिकथा जब मैं पढ़ रही थी, तो पूरा उपन्यास उनका कोसी नदी पर बांध बनने को लेकर है। और कारण ये था कि बाढ़ आती थी, तो वे सोचा करते थे ये बादामी रंग के देवदूत आते हैं मजदूरों के लिए और ये बांध बनाएंगे और इसके बाद बाढ़ नहीं आएगी। आज हम जानते हैं कि कोसी नदी पर हर वर्ष बाढ़ आती है। तो हमने ही बिगाड़ा है उस पूरे तंत्र को। हमें नदी के व्यवहार को समझना होगा। नदी से हम अगर अनावश्यक रूप से पानी उलेचेंगे या फिर हम उसका दुरुपयोग करेंगे, हम नदी को एक प्रकार से उसकी जो अस्मिता है उसके साथ छेड़छाड़ करेंगे, तो निश्चित तौर पर हमें परिणाम भुगतने होंगे और ऐसे परिणाम जिनकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की है, वे सारे परिणाम भुगतने होंगे। आज की सुंदर परिचर्चा के लिए मैं आप सभी का आभार व्यक्त करती हूँ और एक बंद के साथ अपनी बात को समाप्त करती हूँ, क्योंकि 8 बज चुके हैं और हमारा समय 8 बजे तक ही होता है। मैं कवि का नाम नहीं जानती हूँ, उनकी पंक्तियां हैं, यदि हमारे बस में होता नदी को उठाकर घर ले आते, यदि हमारे बस में होता नदी को उठाकर घर ले आते, अपने घर के ठीक सामने उसमें हम रोज नहाते, कूद कूद कर उछल उछल कर हम मित्रों के साथ कूदते, कूद कूद कर उछल उछल कर हम मित्रों के साथ कूदते, कभी तैरते कभी डूबते, कभी इतराते कभी गाते और बहुत सारी मस्ताते। तो इन शब्दों के साथ मैं ये चाहूंगी कि सभी दर्शक जो हमारे साथ जुड़े उन सभी का आभार व्यक्त करूं। संजय पोद्दार जी हम सबका अभिनंदन कर रहे हैं, कन्हैया लाल भरमार जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं और अब कार्यक्रम का समापन करने का समय आ गया है। और पुष्पलता तनेजा जी ने बार बार वे हमें संदेश कर रही हैं और वास्तव में उनकी उम्र और उनकी, मैं कल क्योंकि मिली हूं उनसे, उनकी अवस्था देखकर उनके उत्साह में कोई कमी नहीं है, ये मुझे लगता है। आपका बहुत बहुत आभार। पहला संदेश भी उनका ही था, अंतिम संदेश भी उन्हीं का है। तो इन सभी बातों के साथ सभी विचारों को हमने आपके सामने रखा। आशा है दर्शकों में इस विषय के प्रति संवेदनाएं जागेंगी और हम निश्चित तौर पर प्रकृति के दोहन से पहले 100 बार सोचेंगे और हम नदी के स्वरूप को, उसके व्यवहार को, उसके चरित्र को और जैसा कुशाग्र जी ने कहा उसके धर्म को हम समझेंगे और हम नदियों का आदर करेंगे। केवल पूजा ही नहीं करेंगे, केवल अर्घ्य ही नहीं देंगे गंगा जल से, बल्कि हम वास्तव में हृदय से उसका आभार व्यक्त करेंगे, उसका आदर करेंगे और जीवन में उसके महत्व को समझेंगे। बातें बहुत सारी थी, मैं सभी वक्ताओं से क्षमा भी चाहती हूँ कि दोबारा मैं आपको नहीं आमंत्रित कर पाई क्योंकि समय कम है, लेकिन हम फिर जुड़ेंगे किसी अन्य विषय पर और हमारा अगला जो एपिसोड होगा 114वां एपिसोड होली के त्योहार को समर्पित होगा, राग रंग मस्ती और कविताओं वाला होगा। आप सब जरूर जुड़िएगा, जो भी जुड़े हैं वे आगे भी जुड़ते रहें और नए नए साथियों को जोड़िएगा। और इस मंच को फिर से हम सब मिलकर प्रणाम करते हैं और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने यहाँ आकर हमारे मंच की शोभा बढ़ाई। वसीम जी आपका नमस्कार, आपको धन्यवाद। शारद जी आपका धन्यवाद, बहुत बहुत नमस्कार। और रमनकांत जी आपको भी धन्यवाद और बहुत बहुत नमस्कार। इसी प्रकार से हमारे साथ जुड़े रहिए और समय आने पर, विषय आने पर आपको फिर से आमंत्रित करेंगे हम। हिंदी साहित्य संस्थान की ओर से एक बार पुनः राजेश्वर पवार जी जुड़ गए हैं, उनका भी आभार, सभी का आभार। नमस्कार, शुभ रात्रि।